हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी, जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कहानियां, कुछ क्रिमिनल, कुछ थ्रिलर एंड कुछ हॉरर। दोस्तों, आज की कहानी भी ना एक हॉरर स्टोरी है और गजब की कहानी है। आज की कहानी दोस्तों रोशन की कहानी है। रोशन मेरा एमिटी यूनिवर्सिटी में सीनियर था और भाई इतनी खतरनाक कहानी है, इतनी गजब की कहानी है ना, कसम से आपको मजा आ जाएगा। सो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड चलो इसी बात पे कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी रोशन की है, रोशन जोशी। और रोशन मेरा एमिटी यूनिवर्सिटी में सुपर 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 सीनियर था। रोशन की फैमिली वैसे तो पिथौरागढ़ से रहने वाली थी, पर कई साल पहले ये लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। रोशन की फैमिली में इसके मम्मी पापा थे, रोशन था, रोशन के बड़े भैया थे और एक छोटी बहन थी। दिल्ली में एक जगह है रोहिणी, वहां पे इनका अपना खुद का मकान था, तो ये वहीं पे रहते थे। अब इसका जो परिवार का डायनामिक्स है ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। तो रोशन के बड़े भैया थे आदित्य। आदित्य भैया रहते थे यूएसए में। वो उन्होंने अपनी पढ़ाई करी दिल्ली से, फिर वो यूएसए चले गए थे और वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे। और उसके बाद वहीं पे उन्होंने शादी कर ली एक अंग्रेजन से और वहीं पे उनकी एक बच्ची भी हो गई। आदित्य भैया रोशन के ना, मतलब इनका आपस में ना कांटेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते थे। यूएस से वो आते भी नहीं थे। वो 3 साल में एक बार आ गए घर, तो बहुत बड़ी बात है। उनको ना ऐसा कोई मोह माया यहाँ से था नहीं। रोशन घर का मेन बंदा था। रोशन भी बहुत अच्छी जॉब करता था, वो भी आईटी में किसी बढ़िया कंपनी में काम कर रहा था। और एक तरह से कहते हैं ना, घर को चलाने वाला रोशन ही है। रोशन की छोटी बहन भी है जिसका नाम है रक्षा। और रक्षा करती है जॉब। वो एक टीचर है, जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं ना, लोकल इंस्टीट्यूट, वो वहाँ पे टीचिंग कराती है। अच्छा, आपको अभी तक पता लग गया होगा कि इस कहानी का मेन जो किरदार है वो रोशन है, रोशन जोशी। अब मैं थोड़ा रोशन के ना कैरेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ। अब रोशन कैसा था ना, वो बड़ा ही ना ईगोइस्टिक टाइप का बंदा था और बहुत ही ना दिखावे में बिलीव करता था। मतलब उसकी जो जिंदगी थी ना, अगर वो कुछ खा रहा है तो वो इसलिए खा रहा है क्योंकि दुनिया उसको वैलिडेट कर रही है। समझ रहे हो आप? हम सबकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं ना, तो रोशन बिल्कुल वैसा ही इंसान था। उसको था कि मैं भाई दुनिया के सामने पिक्चर परफेक्ट लगना चाहिए। ईगो बहुत थी उसमें। एक वो होता है ना एटीट्यूड कि आई एम ऑलवेज राइट। कुछ भी होगा वो अपनी गलती नहीं मानेगा। चाहे बचपन, मतलब क्रिकेट, बचपन का जो क्रिकेट होता था ना, वहां से लेके वो अपने जॉब तक, वो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता था। उसको ये लगता था कि बस मैं ही सही हूँ, पूरी दुनिया गलत है। और वो ना, जैसे आप कोई बात बोलोगे तो आपकी बात ना पूरी भी नहीं होने देगा। वो अपनी बात को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा इस तरह का नेचर था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे की कहानी आपको समझने में और फील करने में आसानी होगी। मेरा पर्सनली रोशन से इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से 4-5 साल सीनियर था वो। और एमिटी में बस हमें पता था कि रोशन सर बोल के है। बट रोशन का उसके बाद की जो कहानी है मैं आपको बताता हूँ। जब एमिटी से रोशन ने पास आउट हुआ, उसके बाद उसकी जॉब लग गई और जॉब में वो ठीक ठाक पैसे कमाने लगा। और इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को अपडेट मिलता रहता था उसका कि हाँ भाई बढ़िया, क्योंकि मैं उन्हें फॉलो करता था। उसके बाद उनकी शादी हुई। अब जो शादी भी हुई ना उनकी, तो वो शादी में भी उनके बड़े नखरे थे। उनको था कि भाई बीवी बहुत ही सुंदर चाहिए, बहुत प्रेजेंटेबल चाहिए। तो उन्होंने ना शादी में भी बहुत नखरे करे, बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत सारे रिश्तों को उन्होंने मना करा। और बहुत टाइम बाद उनको एक ऐसी लड़की मिली जो उनको लगा कि हाँ यार, ये बड़ी सुंदर, मतलब शी इज़ ब्यूटीफुल इनफ फॉर मी। तो उन्होंने शादी के लिए हाँ करी। शादी भी जो हुई ना, बड़ी धूमधाम से कराई गई। बिल्कुल वो इंस्टाग्राम वाली शादी होती है ना, लिटरली। उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, फिर भी इस तरह से उन्होंने कराया कि हाँ पे दुनिया के लिए लिटरली उनकी जो शादी हो ना, पिक्चर परफेक्ट लगे। अब शादी हो गई, शादी के बाद अपनी बीवी से खिटपिट तो सबकी होती है, पर दुनिया के लिए उससे बढ़िया रिलेशनशिप, उससे बढ़िया शादी किसी की थी ही नहीं। खैर, रियल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा था। करीबन 4 महीने ही हुए थे कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। और इस प्रेगनेंसी की न्यूज़ से ना रोशन और इनफैक्ट उनका पूरा परिवार बहुत ही खुश हुआ। सब बहुत ही खुश हो गए। रोशन अपनी वाइफ की अच्छे से केयर करता था और सब कुछ बढ़िया था। सासू माँ ससुर जी भी बढ़िया हैप्पी हैं और सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। कि 7 महीने, जब प्रेगनेंसी को 7 महीने हुए थे, कि इसकी वाइफ के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। दे रश टू द हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाके इनको पता लगा कि इनकी वाइफ को मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज जब हुआ तो पेट के अंदर ही बच्चा था और अंदर ही वो डेड हो गया था। तो डॉक्टर ने फिर फोर्स्ड लेबर कराया, दवाइयों के थ्रू लेबर पेन कराया और लेबर के थ्रू वो बच्चे को ज़बरदस्ती निकाला। जब वो बच्चा बाहर निकला, तो वो जो बच्चा था ना, वो अंदर ही अंदर पूरा सड़ चुका था। बहुत ही स्मेली और इन्फेक्टेड था वो बच्चा। और उसके बाद वो जो बच्चा निकला, इसकी वाइफ की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह दी। बहुत बड़ा सदमा था इसकी वाइफ के लिए, रोशन के लिए भी, इनफैक्ट पूरी फैमिली के लिए। पर डॉक्टर ने इनको ये बोला कि देखो, अब आप नेक्स्ट बेबी जब भी ट्राई करोगे ना, उसके और इसके बीच में 6 महीने का आप गैप रख लेना, क्योंकि बॉडी ना अंदर से काफ़ी इन्फेक्टेड और वुंडेड है अभी। तो चलो, इसके बाद कुछ नहीं, सदमा था ऑब्वियसली। धीरे धीरे टाइम हील्स एवरीथिंग। धीरे 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 उनका टाइम ने सब कुछ हील किया। 6 महीने भी हो गए। रोशन और उसकी वाइफ ने फिर से ट्राई किया और फिर से शी गॉट प्रेग्नेंट। इस बार जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई ना, तो रोशन ने बहुत ध्यान रखा।
वो हर 2 हफ्ते में डॉक्टर के पास जाता था, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह कराता था, जितने भी टेस्ट होते हैं ही मेड श्योर कि सारे टेस्ट हों, ताकि जो पिछली बार हुआ था हादसा इस बार ना हो। पर इस बार भी दोस्तों ठीक 7 महीने बाद, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में फिर से इसके वाइफ को पेट में दर्द हुआ, ब्लीडिंग हुई। और खैर रोशन को तो पता ही था कि क्या हो चुका है, बट वो हॉस्पिटल जब पहुंचे तो डॉक्टर ने बता दिया कि फिर से जो है बच्चा पेट के अंदर मर चुका है। और फिर से वही फोर्स लेबर कराया गया, उस बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चा उसी सिचुएशन में निकला था, पूरा वो अंदर से सड़ने लग रहा था, और बदबू, इतनी बदबू थी उस बच्चे में कि आपको बता नहीं सकता। खैर ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था उस परिवार के लिए, बहुत ही बड़ा सदमा था। और रोशन की जो वाइफ है, जी भी जो सेकंड मिसकैरेज जो हुआ, वो फिजिकली तो बहुत टूट गई थी। इसकी वाइफ को जब ब्लीडिंग भी हुई थी ना, वो इतनी ब्लैक कलर की ब्लीडिंग थी, क्योंकि पता नहीं वो कब से पेट के अंदर वो ब्लड उतना जमा होगा उसके, वो बच्चा पता नहीं कब से मरा हुआ था, तभी वो इतना स्मेल भी कर रहा था। इस मिसकैरेज के बाद रोशन की वाइफ ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चली गई। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती थी, रोशन से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। रोशन अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए पता नहीं कितना सैड था, बट हाँ वो इस चीज़ की वजह से बहुत सैड था कि दुनिया के सामने ना उसकी पिक्चर परफेक्ट फैमिली, जो पिक्चर परफेक्ट फैमिली थी, वो भाई ख़राब हो गई। क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं था ना, वो चाहता था दुनिया को तो बस ये दिखे, अरे वाह ये लड़का भाई पैसे छाप रहा है, इसकी वाइफ बहुत टोटा है, इसके घर वाले बड़े खुश हैं, बच्चा हो गया, ये हो गया, बिल्कुल वो एक पिक्चर परफेक्ट लाइफ जो वो चाहता था ना, बस वो चीज़ उसकी हो नहीं पा रही थी। तो वो उस वजह से बड़ा सैड था। खैर अब आप सोचो, रोशन जो भी सोचता हो, उसकी वाइफ के लिए तो खैर बहुत बड़ा सदमा था ही था। रोशन के जो माँ बाप थे वो भी बड़े बेचारे दुखी हो गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोशन की जो फैमिली है, ओरिजिनेट वो लोग पिथौरागढ़ से करते थे तो पहाड़ी। तो होता है ना कि पहाड़ों में क्या होता है, जब भी कोई आपके साथ गलत होता है ना, आप चाहे बीमार पड़ जाओ, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, फिजिकल लॉस हो, मेंटल लॉस हो, तो वहाँ के लोग ना पूजा कराने में बड़ा बिलीव करते हैं। वो कहते हैं देवता पूजना। आपने पहाड़ी अगर आप हो तो आपको पता होगी ये लाइन क्या होती है, देवता पूजना। तो माँ बाप ने कहा यार ऐसा है, हम जो है पूजा वूजा करेंगे। तो वो लोग पिथौरागढ़ वापस आए, और पिथौरागढ़ वापस आके उन्होंने अपने ना इष्ट देवता के यहाँ जाके पूजा करी कि यार हमारे साथ ऐसा गलत गलत हो रहा है करके। वहाँ पे जो पंडित जी थे, उन पंडित जी ने इनसे कहा कि देखो बहुत ही बढ़िया हो जाता कि अगर आप ना 4 धाम यात्रा कर लेते, आप सारे जो धाम है वहाँ जाइए, वहाँ पूजा करिए, और देखो फिर आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बेचारे रोशन के माँ बाप, उन्होंने कहा यार बिल्कुल ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और फिर उन्होंने प्लान किया 4 धाम यात्रा का। सो बेसिकली अंकल आंटी यानी कि रोशन के माँ बाप, वो चले गए अपनी यात्रा पे। उन्होंने अपना 5-10 अंकल आंटीज का ग्रुप बनाया और वो लोग अपना यात्रा करने चले गए। साथ में रोशन, उसकी बहन और उसकी वाइफ घर पे रह गए पीछे। अब नॉर्मल लाइफ चल रही थी, काम से आया रोशन और अपना वो सोफे पे लेट के टीवी देख रहा था, और जो है कि इसकी वाइफ अपना कुकिंग वगैरह कर रही थी, बहन अपना अपने कमरे पे थी, कुछ कर रही होगी, कि सडनली रोशन को फ़ोन आता है, और फ़ोन आता है बहुत ही गंदी न्यूज़ के साथ। रोशन को फ़ोन आता है केदारनाथ से, वहाँ की अथॉरिटी से, जो कि बोलती है रोशन को कि रोशन हमारे यहाँ आपदा आई है, और आपके मम्मी पापा शायद उस आपदा की चपेट में आ चुके हैं, and शायद दे आर नो मोर। दोस्तों आपको याद होगा 2013 में केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी, ग्लेशियर फट गया था, और हज़ारों लोग उसकी चपेट में आ गए थे जिनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिली थी, और अंकल आंटी भी उनमें से एक थे। ये जब हादसा हुआ तो रोशन उनको ढूंढने के लिए गया, बहुत कुछ ने ट्राई किया, पर कोई सक्सेस नहीं मिली। वो इतना बड़ी आपदा थी, इतना बड़ा मलबा आया था, हज़ारों लोग उसमें बह गए थे, हज़ारों लोग उस मलबे के अंदर दब गए थे। सबसे अनफॉर्चुनेट ये था कि अंकल आंटी की बॉडी तक इनको नहीं मिली, और हिंदू धर्म में क्रियाकर्म पूरा हो ना पाना एक बहुत गलत चीज़ मानी जाती है। अंकल आंटी की डेथ के बाद रोशन काफ़ी टूट चुका था, पर आपको मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा। रोशन का बड़ा भाई आदित्य भैया अपने माँ बाप के मरने तक में नहीं आए। उन्होंने रोशन को बोला कि रोशन यार मेरे को ना छुट्टी ही नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं यार, और वैसे भी ना मम्मी पापा का डेड बॉडी वगैरह तो मिली नहीं, तो क्रिया वगैरह तो कोई ढंग से हो नहीं पाएगी, तो यार तू ही करा दे, और फिर मैं देखता हूँ छुट्टी लेके आऊँगा आराम से, तब जैसा मिलता हूँ। हाँ भाई, मतलब इतना हार्ट ब्रेकिंग था ये रोशन के लिए कि यार मेरे माँ बाप मर गए, मेरा बड़ा भाई नहीं आया। खैर अब जो भी था, क्रिया वगैरह जितनी भी हो सकती थी, जैसे भी हो सकती थी, रोशन ने करी। रोशन और रक्षा दोनों ने मिलके करी, और बहुत ही ना, कहते हैं ना, एक इतनी पिक्चर परफेक्ट लाइफ चल रही है, लिटरली पिक्चर परफेक्ट लाइफ, और उसमें एकदम से पहले आपकी मिसकैरेज हो रही है लगातार, अब वाइफ डिप्रेशन में है, आप बहुत परेशान हो, और एक ही झटके में आपके सर से माँ बाप का साया गायब हो चुका है। लग रहा था भाई इनके हंसते खेलते परिवार को ना कोई बहुत ही गंदी नज़र लग गई है। खैर इसके बाद लाइफ मूव्ड ऑन, 6-8 महीने हो गए, थोड़ा सा रोशन भी इस चीज़ से हील हो गया, उसकी वाइफ भी थोड़ा शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर, और रक्षा तो अपना काम वाम कर ही रही थी नॉर्मल। होली का दिन था दोस्तों।
होली के दिन रक्षा ने पहले इन सब ने आपस में होली वगैरह खेली। होली पार्टी में रोशन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। मम्मी पापा की डेथ के बाद आई थिंक कई महीनों बाद ऐसा कोई इवेंट था जिसमें उसको थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। उसके बहुत सारे दोस्त भी आए थे, सब साथ में ड्रिंक कर रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे कि सडनली रोशन को फ़ोन बजता है और फ़ोन रोशन जब उठाता है, रोशन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। रोशन को फ़ोन उसके पड़ोसी का आया होता है जो कि उसको बोलता है कि रोशन 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 रक्षा का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आ। और रोशन भाग के जाता है, देखता है कि उसके घर से 100 मीटर आगे एक तिराहा है। उसके बेसिकली घर की रोड है पतली सी, जो उसकी सोसाइटी की रोड है, वो मेन रोड में खुल रही है। मेन रोड की टक्कर पे ही वो देख रहा है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। वो बड़ा डरते डरते सहमते सहमते वहाँ पे जाता है और वो देखता है कि वहीं पे रक्षा की डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक पिकअप वाले ने गलती से उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और जैसे टक्कर मारी थी वो उछल के गई और आगे आती हुई बस के नीचे दब गई। रक्षा और उसकी फ्रेंड दोनों गए थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे ये लोग, बट उसकी फ्रेंड बिल्कुल बिल्कुल हार्मलेस, को कुछ भी नहीं हुआ था उसको, पर रक्षा की डेथ हो चुकी थी और इतनी बुरी तरह से उसकी डेथ हुई थी कि डेड बॉडी को पहचान पाना भी मुश्किल था। वो इतनी बुरी तरह से बस से दबी थी। अपनी बहन की ऐसी हालत देखना किसी भी भाई के लिए भाई बहुत डिफिकल्ट होता है। रोशन वहीं सड़क पे रक्षा के साथ ही लेट गया, वहां पे फूट फूट के रोने लगा। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था दोस्तों, और उसकी बहन उसके सामने उसकी लिटरली लाश पड़ी हुई थी। रोशन के लिए ये बहुत बड़ा लॉस था, और वो इतना बड़ा लॉस था कि रोशन की खुद की मेंटल स्टेबिलिटी ना खराब हो चुकी थी। दुनिया के सामने रोशन चाहे कुछ भी दिखाता, वो अंदर से टूट चुका था, घबरा चुका था, और लिटरली लिटरली बहुत ही ज्यादा मेंटली वीक हो चुका था। वो इतना बड़ा घर जिसका माहौल इतना खुशनुमा रहता था, जहाँ पे खुशियां ही खुशियां थी, वो घर एकदम सुनसान हो चुका है। उस पूरे बड़े घर में रोशन और उसकी वाइफ बस 2 जने रह गए हैं। लिटरली रोशन का दुनिया में अब कोई नहीं है अपना। रोशन का भाई तो है, पर उस भाई से लिटरली इंटरेक्शन जीरो है। और ये जब चीज़ें रोशन के साथ हुई, ऑब्वियसली बहुत डिप्रेस हुआ। तो उसको किसी ने सजेस्ट किया कि यार तू ना, ये जो चीज़ भी तेरे साथ हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पहले तेरे साथ 2-2 तेरे बच्चे मर गए, पेट में ही मिसकैरेज हो गया, उसके बाद तेरे माँ बाप चले गए, फिर तेरी बहन भी चली गई। तो तू यार एक बार ना किसी पंडित वगैरह को दिखा, कहीं पूजा करा तू। रोशन कई जगह गया, कई सारे मंदिर गया, कई जगह उसने पूजा कराई, पर एक होता ना मन की जो शांति होती है, वो उसको नहीं मिली कहीं पे भी। खैर धीरे धीरे कहते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग। ऑब्वियसली इतना बड़ा वूंड है, इतना जल्दी तो हील नहीं होगा, पर थोड़ा बेटर हो जाता है। रोशन ने भी अपनी जिंदगी कंटिन्यू करी कि एक दिन उसको उसके बड़े भाई का कॉल आता है। आदित्य भैया रोशन को बताते हैं, कहते हैं यार बहुत टाइम से ना स्वाति की तबीयत खराब हो रही है। स्वाति उनकी बेटी का नाम है। बहुत टाइम से उसकी तबीयत खराब चल रही है। एक तो उसे वेट लॉस बहुत हो रहा है, खाती नहीं है वो, और यार वो ना बड़ी अजीब अजीब सी ना बहकी बहकी सी बातें करने लगी है। यार उसको ना बड़े अजीब से सपने आते हैं। वो पहले तो बताती थी कि यार मेरे सपने में कुछ अजीब सी औरत आती है, एंड नाउ वी रियलाइज्ड कि यार वो ना एक किन्नर है कोई। वो किन्नर उसके सपनों में आता है, और उस बच्ची के सपनों में ना तू भी दिखता है उसको। और पहले तो हमें लगा कि यार ये कोई वहम हो गया है इसको, तो हमने इसको डॉक्टर को दिखाया। पर काफ़ी टाइम से इसकी दवाइयाँ चल रही हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, पर यार कोई आराम ही नहीं हो रहा है इसको। तो हम सोच रहे हैं ना, यार हम एक बार ना इंडिया आ जाते हैं, थोड़ा सा ना स्वाति के लिए ब्रेक भी हो जाएगा। छोटी सी बच्ची है ना, थोड़ा आएगी, माहौल चेंज होगा ना, तो हो सकता है मन बहल जाए। और हम सोच रहे हैं कि यार कुछ पूजा वूजा भी करा ही लें, है ना। लग रहा है कि यार कुछ शायद डर गई है किसी चीज़ से। आदित्य भैया जब ये बात बोल रहे थे तो रोशन बोलता है, अरे भैया यार वहम हो रहा है आपको, कि छोटी बच्ची है वो 7-8 साल की, क्या, और कभी इंडिया आई नहीं, माँ उसकी अंग्रेज़ है, आप कैसी बातें करते हो यार। उसको कहाँ, उसको वहाँ कहाँ भूत ऊत लगेगा यूएस में, भैया अब रहने दो। पर आदित्य भैया जो वह अपने माँ बाप के मरने पे नहीं आया वो आदमी, पर आप देख रहे हो अभी जो अपनी फटी है, तो अभी आ रहा है वो। पहाड़ की ना कहावत है कि भाई तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, देवता पूजने तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये ना एक बड़ी कॉमन कहावत है पहाड़ों की। खैर आदित्य भैया की फटी थी, उनकी बच्ची बीमार है, वीक होते जा रही है, उसमें ताकत कम होते जा रही है, उसको सपनों में एक किन्नर दिख रहा है, किसी को भी डर लगेगा। और इवेंचुअली रोशन ने काफ़ी मना करा, पर वो आ ही गए। अब जब वो दिल्ली पहुंचते हैं यूएस से, तो उसके बाद आपस में जब वो घर पे बैठते हैं, तो प्लान करते हैं कि रोशन, उसकी वाइफ, आदित्य भैया, उसकी वाइफ और उनकी छोटी बच्ची, ये लोग जाएं वापस गांव पिथौरागढ़। इनका गांव पिथौरागढ़ के पास ही था, तो मैं पिथौरागढ़ बोलूंगा। तो पिथौरागढ़ ये लोग वापस आते हैं और वहाँ पे ये लोग पूजा वगैरह कराते हैं अपने इष्ट देव की। इष्ट देव की पूजा कराने के बाद इनको कोई माँ साहब के बारे में बताता है। ये वही माँ साहब है जिनके बारे में मैंने लास्ट स्टोरी में आपको बताया था। अब रोशन, रोशन की वाइफ, आदित्य भैया, उनकी वाइफ और उनकी छोटी सी बिटिया, ये जाते हैं माँ साहब के पास।
माँ साहब तो आपको पता ही है भाई, अंतर्यामी आदमी थे ऑब्वियसली। एंड इससे पहले वाली कहानी में कई सारे लोगों ने माँ साहब का मेरे से एड्रेस वगैरह भी मांगा था। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली माँ साहब इस दुनिया में अब नहीं है, वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। हम लोग बहुत लकी थे कि हम माँ साहब से मिल पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए और उनके बहुत सारी जगह पे उनके गाइडेंस से हम लोग चल पाए। ऐसे ही ये लोग भी लकी थे कि उस समय माँ साहब जिंदा थे। ये लोग माँ साहब के पास गए और माँ साहब तो आपको पता है ना, अंतर्यामी आदमी भाई, देखते ही उन्होंने बता दिया कि इनको क्या समस्या है। माँ साहब भैया की जो बेटी थी स्वाति, उसका हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के बता देते हैं क्या, ओहो इसको तो पकड़ हो गई है। तो ना किसकी पकड़ हुई है गुरुजी? कहा, ये तो कोई आदमी सा है, और ये आदमी भी नहीं है, ये औरत भी नहीं है। तो इनको समझ में आ गया कि माँ साहब किन्नर की बात कर रहे हैं। और माँ साहब जी बोलते हैं कि जितना तुम्हारे साथ गंदा हुआ है ना लाइफ में, ये जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है, ये सब वही कर रहा है। और ये सुन के पूरा परिवार ऑब्वियसली डर गया। तो ऑब्वियसली सवाल उनका यही था कि गुरुजी ऐसा क्यों, मतलब हमने क्या बिगाड़ा था उसका, हमारा क्या हुआ? तो जैसे ही ये सवाल पूछते हैं ना गुरुजी से, तो गुरुजी एकदम से रोशन की तरफ देखते हैं, बोलते हैं इसको सब पता है। यहाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसको सब पता है, तो इसके पास सारे जवाब है, ये बस जवाब देना नहीं चाह रहा। माँ साहब जी का क्या होता था ना, एक रूम था ऐसे बड़ा सा, तो ड्राइंग रूम की तरह था, और वहाँ पे बैठते थे माँ साहब जी, पालती में ऐसे पैर मोड़ के बैठते थे, एक आसन था उनका, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते थे। तो अक्सर माँ साहब जी ना बस हिंट दे दिया करते थे, क्योंकि प्रिवेसी भी है ना, सामने वाले की तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो वो हल्का सा हिंट दिया करते थे, और हिंट देके उनको सब उस समझ सामने वाले को समझा देते थे कि भाई ये है तेरी प्रॉब्लम। तो ऐसे ही माँ साहब जी ने ना रोशन को भी समझा दिया कि तेरे को पता है क्या है दिक्कत, अब तेरे ऊपर है भाई, तू सही करना चाहे तो कर सकता है, पर वो इतने आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो जो आत्मा है वो तेरे को छोड़ेगी नहीं। तू ये मत सोचना कि तू पूजा पाठ करके बच जाएगा। तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक, मतलब तेरे को उसका सामना करना पड़ेगा भाई। अब तेरे को पता है क्या होना है। और ये बोला माँ साहब जी ने उनको, फिर टीका वगैरह लगा लिया, और उसके बाद वो छोड़ दिया। जब गुरुजी ने बात बोली तो ऑब्वियसली रोशन की सब की तरफ तो सब देख ही रहे थे, पर साथ में जो आदित्य भैया हैं, उनकी वाइफ है, रोशन की जो वाइफ है, नहीं फूट फूट के वहाँ पे रोने लगे कि गुरुजी थोड़ा और मार्गदर्शन कर दो, थोड़ा रास्ता बताओ, कैसे बचे हम, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। फिर माँ साहब जी बोलते हैं कि यार मेरे कान में ना गंगोली हाट जैसा कुछ आ रहा है। तो यार क्या पता तुम्हें गंगोली हाट में ही रास्ता मिल जाए, बाकी इसको तो सब पता है। ये गुरुजी ने बोला और वो वहां से उनको भेज दिया। अब जब ये लोग आए तो ऑब्वियसली आदित्य भैया ने रोशन से पूछा कि भाई गुरुजी कह रहे थे तेरे को सब पता है, ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है सब? तूने कुछ करा है क्या, कुछ गलत किसी के साथ? क्या करा है? कुछ तो तूने करा है तभी हो रहा है। तो रोशन बोलता है पागल हो क्या आप, फालतू वहम की बात कर रहे हो यार, कुछ गलत गलत उनको फील हो गया होगा यार, मेरे को कहाँ से पता है? मेरा पूरा परिवार उजड़ गया साला, तुम तो यूएसएस में कभी दिल्ली आई नहीं, तुम मेरे से बहस क्या कर रहे हो? वो इस तरीके की लड़ाई वड़ाई हो गई दोनों में आपस में। फिर उसके बाद क्या, लड़ाई थोड़ी शांत हुई। भैया ने बोला देख रोशन, सच बता, मेरी बेटी बीमार है, ठीक है, उसके सपनों में किन्नर आ रहा है, उसको बहुत कुछ बोल रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, वो डर रही है, वो दुखी है, खाना नहीं खा रही, अगर तेरे को कुछ भी पता है तो तू बता भाई। तो रोशन बिल्कुल मना कर देता, कहता मुझे कुछ पता ही नहीं भाई, तुम मेरे पे कैसे कह रहे हो, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। तो खैर चलो, फिर लगा आदित्य भैया को कि यार रोशन को कुछ पता नहीं होगा तो छोड़ो। तो ये लोग गंगोली हाट चले गए, और गंगोली हाट में दोस्तों एक बहुत 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 फेमस मैया का मंदिर है। गंगोली हाट में इन लोगों ने उस मंदिर में पूजा करी। इनको लगा शायद माँ साहब जी ने शायद यही बोला है कि वहाँ पे पूजा करोगे आप, तो वहाँ पे पूजा करके हो सकता है आपके जो कष्ट हैं दूर हो जाएं। गंगोली हाट दोस्तों इंडिया के चुनिंदा कुछ मंदिरों में है जहाँ पे अभी भी बलि अलाउड है। तो इन लोगों ने भी वहाँ पे पूजा वगैरह कराई, वहाँ पे बकरी वगैरह चढ़ाई गई, और उसके बाद पूजा करके लोग दिल्ली वापस आ गए। अब जब गंगोली हाट से लोग दिल्ली वापस आए, पहली रात थी दोस्तों, फर्स्ट नाइट, ये बड़े खुश थे, रिलैक्स थे, इनको लग रहा था यार अब हमने पूजा कर दी, माँ साहब जी ने गंगोली हाट बोला ही था, तो पूजा करके शायद सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो ये लोग जब रात को सोने गए, रात को फिर से स्वाति को सपना आया। वो छोटी सी बच्ची के सपने में किन्नर आया जो काफी डरावना सा था, और साथ में उसे रोशन दिखा। किन्नर धीरे धीरे स्वाति की तरफ आता रहा, रोशन पीछे खड़ा था, उसे देख रहा था। और जब किन्नर बहुत पास आ गया स्वाति के, तो एकदम से स्वाति की आंखें खुली और स्वाति जोर से चिल्ला उठी। वो जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी, और जाके अपने पापा से गले लग के सिमट गई। आदित्य भैया ने जब स्वाति की हालत देखी तो वो बहुत बेचारे सैड हो गए, क्योंकि अब तो माँ साहब जी के पास भी हो आए थे, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा था।
और उनकी जो बच्ची थी वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी, उसके लिटरली हाथ इतने पतले हो चुके थे, उसके अंदर बिल्कुल जान ही नहीं थी। वो बैठी है सामने आदित्य भैया के, रो रही है। और ये जो सीन था ना, इससे आदित्य भैया भी बहुत ही इमोशनल हो गए, वो भी रोने लगे। और रोते रोते उसने रोशन को बोला कि भाई, तेरे को अगर पता है ना कि ये सब क्यों हो रहा है, भाई प्लीज़ बता दे यार, ये छोटी बच्ची मर जाएगी भाई, प्लीज़। देख, तेरे से आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा रोशन, प्लीज़ एक चीज़ मांग रहा हूँ, तो सच बता दे यार। और वो जो सीन देख के ना रोशन भी इमोशनल हो गया। और फाइनली रोशन बोलता है कि ये सब जो हो रहा है ना, एक्चुअली ये मुझे पता है क्यों हो रहा है। और ये सुन के आदित्य भैया हैरान, कहते क्यों? और फिर रोशन दोस्तों अपनी कहानी सुनाता है। रोशन इनको बताता है कि जब रोशन की शादी थी, वो चाहता था कि उसकी शादी द पिक्चर परफेक्ट शादी बने। और उसने ना बहुत सारे, इनफैक्ट उसने पहाड़े के नाचने वाले लोग तक हायर करे थे। हो क्या रहा था कि इनकी बारात थी, और जिस तरह की बारात ये चाहता था, भरी हुई नाच रहे हैं लोग, तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट रोड को जाम कर दिया था। इनके रोड को जाम करने की वजह से पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही थी, और वो एम्बुलेंस वहाँ पे फंस गई थी। बहुत टाइम तक वो अपना हूटर बजाता रहा, अपना सायरन बजाता रहा, पर ये लोग हटे नहीं। काफ़ी पिए हुए भी थे ये लोग, और अपने अलग ही मस्ती में थे। उस एम्बुलेंस के बहुत देर हॉर्न बजाने के बाद, सायरन बजाने के, जब ये लोग नहीं हटे, तो उस एम्बुलेंस से एक औरत उतरती है। और औरत उतर के इनके पास आती है। जब वो औरत इनके पास आती है तो रियलाइज़ करते हैं कि वो औरत एक किन्नर है। और वो इनसे रिक्वेस्ट करती है कि भैया अंदर ना मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है, वो मर जाएगी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको बहुत ब्लड लॉस हो रहा है, प्लीज़ रास्ता दे दो, वो मर जाएगी। उस किन्नर की रिक्वेस्ट पे इनको हटने की जगह ये लोग और उस पर हावी हो गए। और पीछे से रोशन आता है और बोलता है, मेरी शादी खराब करने के लिए आई है क्या तू यहाँ पे? हैं, एक हिजड़ा मर भी जाएगा तो साले क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? और ये बोल के रोशन वहाँ से चले जाता है। और बारात में सबको बोल देता है कि बिल्कुल इनकी गाड़ी जानी नहीं चाहिए, इनकी गाड़ी को जाने मत देना। ये लोग नाचते रहते हैं, मजे करते रहते हैं, और वो एम्बुलेंस बेचारी वहाँ पे फंसी रह जाती है। उस एम्बुलेंस से वो किन्नर उतरती है, उसकी लड़ाई होती है, बहस भी होती है, पर ये लोग टस से मस नहीं होते। और वो जो एम्बुलेंस होती है, उसमें वो जो अंदर किन्नर होती है, जो कि बीमार होती है, जिसको ब्लड लॉस हो रहा है, वही मौके पे दम तोड़ देती है। उस एम्बुलेंस को वहां पे फंसा के रोशन जाके अपने बग्गी में बैठ जाता है, और वहां से अपनी शादी एंजॉय करने लगता है। इसके सारे दोस्त नशे में, खुमारी में उस एम्बुलेंस को निकलने ही नहीं देते हैं। खैर शादी होती है, नॉर्मल शादी जैसे हो जाती है। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। शादी के नेक्स्ट डे रोशन को फोन आता है उसके दोस्त का, रोशन रोशन, अबे कल जो हमने एम्बुलेंस नहीं रोकी थी, अबे साले उसमें डेथ हो गई उसकी सच में। तेरे को कैसा पता डेथ हो गई? पागल कहीं के, हमें क्या मतलब डेथ हो गई, तेरे को कैसा पता? अबे यार वो मेरे ऑफिस आए थे वो लोग, वो बोल रहे थे कि पुलिस कंप्लेन करेंगे हमारी हमारी वजह से उनकी दोस्त की डेथ हुई है। और ये सुन के रोशन ने पता क्या करा? रोशन ये नहीं कि उनसे जाके माफ़ी मांगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, रोशन ने गया पुलिस में पैसे वैसे खिलाए, और अपने अपने आप को और अपने दोस्तों को क्लीन चिट दिलवा दी, और मामला रफा दफा कर दिया। और उसके बाद अपनी लाइफ एज यूजुअल जीने लगा। अब जब ये पूरी कहानी रोशन ने जब भैया को बताई, तो भैया कहते, साले तेरी इस गंदी हरकत की वजह से तूने मार दिया उसको, और उसकी आत्मा अब हमारे पूरे परिवार को ले डूब रही है। उस आत्मा ने हमसे हमारे माँ बाप छीन लिए, तेरे से तेरे होने वाले बच्चे छीन लिए, और अब वो हमसे अपनी बेटी लेने के लिए आई है। तेरी इस घटिया हरकत की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। भैया जब उसे डांट रहे थे तो रोशन पहली बार लाइफ में अपनी आंखें नीचे करके खड़ा था। पहली बार, नहीं तो वो अपनी ईगो में अपने आप को हमेशा सही समझता था। पहली बार उसको रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ यार, उससे शायद कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ये था कि भाई डेथ हुई उस किन्नर की, तो उस किन्नर को ढूंढे कैसे, वो कौन थी, कहाँ से आई थी, इनको तो कुछ पता ही नहीं था। तो भैया ने बोला कि जिस हॉस्पिटल में ये लोग गए थे, जहाँ पे एडमिट हुए थे, वहाँ से, उस जगह से आपको पता लग जाएगा कि कौन थी। तो ये पहले उस हॉस्पिटल गए, उस हॉस्पिटल से रिकॉर्ड्स निकाले, बहुत मुश्किल था रिकॉर्ड्स निकालना, इन्होंने कुछ पैसे वैसे खिलाए, और वहाँ से इलीगल तरीके से रिकॉर्ड्स निकाले। उस रिकॉर्ड पे उस किन्नर का नाम था और उसका पता था। फिर वहाँ से ये लोग उसके घर गए। वो इनके घर से ना ज़्यादा दूर नहीं, 4-5 किलोमीटर दूर ही रहती थी। एक छोटा सा मोहल्ला था, वहाँ पे एक घर था, उसके फर्स्ट फ्लोर पे 3-4 किन्नर एक साथ रहते थे ये लोग। तो ये लोग जाते हैं और उनसे मिलते हैं, और वहाँ पे जाके पूरी कहानी समझाते हैं उन्हें। तो जो जिस किन्नर की डेथ हुई थी, उस किन्नर का नाम रेखा था, और उसकी जो फ्रेंड है उसका नाम भी स्वाति था। और स्वाति इनको पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसको बहुत ब्लड लॉस हुआ था, और आप लोगों की शादी की वजह से, आपकी बारात की वजह से, और आपके गंदे बिहेवियर की वजह से उसकी डेथ हुई, और एल्स वो बच गई होती। आप लोगों ने सिर्फ उसको नहीं मारा, वो अपने पूरे घर को चलाती थी, पूरे घर को पालती थी, उसके छोटे भाई बहन थे,
उसके बहुत कुछ उस पर डिपेंडेंट था और आपने उसको ऐसे टाइम पे मारा कि उसके पूरे परिवार को आपने अनाथ कर दिया। और क्योंकि जब वो मरने मरने तक उसके ज़बान पे एक ही शब्द था कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो उसकी आत्मा हो सकता है कि वो उसको मुक्ति ना मिली हो, वो तड़प रही हो और वो आपसे बदला ले रही हो। स्वाति जी इनको बताती है कि जिस किन्नर की डेथ हुई थी, जिनका नाम रेखा था, वो गंगोली हाट की रहने वाली है। और ये सुन के इनके दिमाग में एकदम क्लिक करता है कि यार माँ साहब जी ने भी गंगोली हाट बोला था। वहां से उनका पता वगैरह लेते हैं ये लोग। रोशन और उसकी फैमिली गंगोली हाट पहुंचते हैं और उसके घर पहुंचते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उसके माँ बाप बच्चे बड़ी बुरी हालत में रह रहे हैं बेचारे, गरीबी में एकदम। गंगोली हाट की भी ना आउटस्कर्ट्स का गाँव है, इसलिए मैं गंगोली हाट आपको बोल रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब एक चीज़ और है दोस्तों, जैसे मैं हिंदू हूँ, हमारे यहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है। मुस्लिम्स अपनी बॉडी को दफनाते हैं, ऐसे जो किन्नर होते हैं इनकी बॉडी को दफनाया जाता है, इनको जलाया नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो घर वाले बेचारे क्या ही बोलेंगे, वो है ना, वो तो बूढ़े गांव में रहते हैं, उनको तो ना गुस्सा आ रहा है ना, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा ना उनके साथ क्या हो गया है। कैसे उनके घर पे जो एक एक जो आदमी था उनके घर का, वो उसका साया छिन गया, कैसे उसकी डेथ हो गई, ये पूरा परिवार सड़क पे आ गया लिटरली। वो बेचारे क्या ही करते, सीधे साधे लोग थे। वो रोशन की पूरी फैमिली को, रोशन सहित ऑब्वियसली, रेखा की कब्र पे लेके जाते हैं जहाँ पे उसे दफनाया होता है। वहां पे रोशन हाथ जोड़ता है, बहुत सारी माफिया मांगता है, फूट फूट के रोता है, वो बोलता है मेरे से गलती हो गई, मैंने अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी, मैंने आपके परिवार की देखभाल करनी चाहिए थी, मैंने आपका पूरा परिवार खराब कर दिया। रोशन को रियलाइज हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है अपनी लाइफ में और कैसे उसकी उस गलती की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है आज की डेट में। जहाँ पे रेखा जी की कब्र थी वहीं पे रोशन ने पूजा वगैरह कराई और उसके बाद इसकी जो फैमिली थी, इसकी फैमिली को मुआवजा भी दिया और उनको प्रॉमिस किया रोशन ने कि आप ना, जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं होते, अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, तब तक मैं आपकी फैमिली का ख्याल रखूंगा। ये सारे वादे करे, पूजा करी, एंड देन उसके बाद ये लोग वापस पिथौरागढ़ आए माँ साहब जी के पास। जब माँ साहब जी के पास ये लोग आए, जैसे ही आए अंदर, तो माँ साहब जी ने इनको देखते ही कह दिया, हो गई रे छुट्टी, हो गई, छोड़ दिया उसने, चली गई, वो मुक्ति मिल गई उसको, चले गई, वो चले गई। और जैसे ही माँ साहब जी ने बात बोली, ये इतने रिलीव्ड हो गए। माँ साहब जी का ना ये मुझे दोस्तों गजब लगता था कि मतलब आपको सवाल नहीं पूछना पड़ता था उनसे, वो पहले ही बता देते थे आपको कि आप किस लिए आए हो। उनके पास सवालों के जवाब ऑलरेडी होते थे, वो सवाल जो आपने उनसे पूछे भी नहीं होते थे। जैसे माँ साहब जी ने इनको ये बात बोली तो ऑब्वियसली बहुत रिलीव्ड हो गए और देन उसके बाद ये वापस घर आ गए। जब वापस घर आए, पहली रात जब सोई स्वाति, वो पहली बार इतने सालों में बिना सपने के सोई। और जब वो सुबह उठी, उसने अपने पापा को बताया कि पापा मेरे को कोई सपना नहीं आया। तो उसके पापा ने उसको गले लगा लिया खुशी से और उसके बाद रोशन को भी गले लगा लिया कि भाई तूने गलती तो बहुत बड़ी करी, पर चल फाइनली तूने बता दिया, अगर तू अभी भी अपनी ईगो में रहता, अपनी गलती नहीं मानता ना, तो मेरी बच्ची भी चली गई होती। सो दोस्तों, ये थी कहानी रोशन की, जिसके एक लापरवाही से, थोड़ा सा टशन मारने के चक्कर में एक किसी की डेथ हो गई। दोस्तों, इंसान कोई भी हो, सोल कोई भी हो, डेथ, सबकी जान प्यारी है, डेथ किसी की भी अच्छी नहीं होती। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, वो भी किन्नर है, और थ्रू आउट हर लाइफ उन्होंने ना बहुत स्ट्रगल झेली है। वो पैदा हुई एक लड़के के तौर पे, और लड़के के तौर पे जिसके अंदर एक औरत की आत्मा थी। वो ऑलमोस्ट 30 साल तक वो लड़के के तौर पे ही रही। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी थी, एंड देन उसके बाद इवेंचुअली जब उनको लगा कि नहीं उनसे रेजिस्ट हो पा रहा है, तो उन्होंने अपने आप को औरत की तरह ड्रेस करना शुरू किया। अब ऑब्वियसली एक आदमी अगर औरत की तरह साड़ी वगैरह पहनेगा तो उसको समाज में अजीब तो लगेगा ही ना। वो तो उनके साथ वही हुआ जो सबके साथ होता है, समाज ने उनको डिसोन कर दिया, उनकी खुद की फैमिली ने उन्हें डिसोन कर दिया, फैमिली उनको जान से मारने की धमकी देने लगी, कई सारी उन पे अटेम्प्ट्स भी हुए, उनके मर्डर का भी अटेम्प्ट हुआ है। मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही इमोशनल कहानी है उनकी भी। तो जब मैं उनसे ये कहानी सुनी थी ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक किन्नर होना सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ अलग हो और आपको सब चीजें करनी अच्छी लग रही जो किन्नर जनरली करते हैं। किन्नर तभी आप बनते हो जब आपको समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है और आप पूरी दुनिया से कट के एक अलग उसमें जा रहे हो, तो आप ऑलरेडी बहुत दर्द लेके गए हो। खैर, जो मेरी फ्रेंड है वो तो बहुत अच्छा अर्न भी करती है, मतलब बहुत सॉर्टेड है वो। कभी उनकी कहानी भी ना आपको सुननी होगी तो मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ी गजब की कहानी है। आप किसी का दिल दुखा रहे हो, ऑब्वियसली किसी का भी दिल दुखाना सही नहीं, पर अगर आप किसी किन्नर का दिल दुखाते हो जो इस तरह की ऑलरेडी परेशानियों से गुजरा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसकी देखो हाय लगना या उसकी आपको नजर लगना या आपके साथ गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। वही हुआ रोशन के साथ, पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो गई, उसके फॉल्स ईगो, उसके टशन, उसकी चौड़ की वजह से उसने एक जिंदगी खत्म करी, उस एक जिंदगी ने उसका पूरा परिवार को उजाड़ दिया। सो दोस्तों, ये थी कहानी रोशन की, एंड अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। काफ़ी दिल दहलाने वाली सैड कहानी तो है, बट यहाँ तक आपने सुनी तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों, मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी कहानियाँ भेजी, थैंक यू सो मच।
मैं एक-एक करके दोस्तों उन कहानियों को भी आपके सामने सुनाऊँगा। सबके अपने-अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनको पहले पढ़ूँगा, समझूँगा, मुझे लगेगा अगर उनसे फ़ोन पे बात करके और डिटेल लेनी है तो वो लूँगा। पर जैसे आपके लिए अभी तक मैं सारी बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ, इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाता रहा हूँ ना, इस चैनल पे कहानियाँ हमेशा इंटरेस्टिंग ही आएँगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। एंड इसी बात पे दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा हाँ, 1 मिनट, इसको वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, कमेंट में बताना कैसा लगा आपको। तीसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।